विद्या शक्ति के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, है ना। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें। तो पढ़ने से पहले हम जाते हैं आज के विचार के तरफ, और आज के विचार के बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज का विचार क्या है? देखो, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा सा एक कोट लेकर आई हूं मैं आपके लिए। उन्होंने कहा कि दर्द और खुशी दोनों ही अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही में हमें अपनी स्थितियों में कुछ न कुछ सिखाते जरूर हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बेटा हमें पता है हमारे जीवन में दर्द यानी कि दुख और खुशी दोनों आते हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमें दुख होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा हम खुश रहते हैं। तो सुख और दुख, दर्द और खुशी आते जाते रहते हैं। लेकिन हमने इसमें से सीखना क्या है कि ये दर्द आए यानी कि दुख आए या खुशी आए या प्रसन्नता आए, ये दोनों ही हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। हमारे जीवन में इनसे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। ऐसा नहीं कि दुख आया है तो आप परेशान होकर बैठ जाए कि भाई मुझे तो बहुत दुख है, मैं क्या करूंगा या कैसे करूंगी। ऐसा नहीं। अब खुशी आई है आपके जीवन में तो आप इतने खुश हो गए कि आप सब कुछ भूल गए। आपका कर्तव्य क्या है वो भूल गए। आपको दूसरों के प्रति क्या व्यवहार करना है वो भूल गए। तो ऐसा जो है कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। तो दर्द के समय भी आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसकी स्थितियों में आप बहुत सीख सकते हैं। खुशियों की स्थिति में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि दर्द और खुशी दोनों ही अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही हमें अपनी स्थितियों में कुछ ना कुछ सिखाते जरूर हैं। तो इस बहुत ही अच्छे सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज के कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पिछले क्लास में हमने सॉरी, स्थानिक प्रजातियों के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात किया था हमने? स्थानिक प्रजातियों के बारे में बात की, जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? एंडेमिक स्पीशीज। याद आया आपको कुछ? क्या पढ़ा था हमने एंडेमिक स्पीशीज में? क्या होते हैं ये? इस टाइप के प्रजातियां क्या होते हैं? स्थानिक प्रजातियां कौन से होते हैं? इनकी विशेषताएं क्या है? चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो बच्चों, ये जो स्थानिक प्रजातियां होते हैं जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, वे क्या होती हैं? तो स्थानिक प्रजातियां वे पौधे या जानवर हैं जो विशेष रूप से एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं अन्यत्र प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो क्या है स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज? वैसे पौधे होते हैं या जानवर या जंतुएं जो भी हैं, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, यानी कि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। ओके। और यह अनूठी विशेषता उन्हें जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि वे अक्सर अपने आवासों में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो उनका एक अपना स्थान होता है। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ये जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो विविधता होती है वो क्या होती है? उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इनकी जो आवास, ये जो होते हैं जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, वो अपने आवासों में विशिष्ट भूमिका को निभाते हैं। अब जैसे विशाल गिलहरी,
और स्थानीय वनस्पतियां जैसे साल और जंगली आम, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, है ना, पंचमटी की अद्वितीय जैव विविधता विविधता को उजागर करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में, पंचमटी जो एरिया है, वहां पर विशाल गिलहरियां, स्थानीय वनस्पतियां जैसे कि साल और जंगली आम वगैरह उस पर्टिकुलर एरिया को की जो जैव विविधता है उसको उजागर करते हैं। अब यहाँ पे चित्र में भी आपको मैंने दिखाया था विशाल गिलहरी का चित्र, जंगली आम, साल, ये सभी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं विशेष रूप से। ओके, तो इसी को हम एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आप सबको? चलिए बेटा, अब दूसरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, विलुप्त प्रजातियां। क्या है ये विलुप्त प्रजातियां? ये कौन से जानवर होते हैं या कौन से पेड़ पौधे होते हैं जो विलुप्त प्रजातियों में आते हैं? जो विलुप्त प्रजातियां होते हैं ना बेटा, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्या कहते हैं उनको हम? एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। ओके, तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है आप जान सकते हो, आपको पता होगा क्या अर्थ है एक्सटिंक्ट, या विलुप्त का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो लुप्त हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं। तो क्या ऐसे प्रजातियां भी थे भूमि पर? देखें हम लोग, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखेंगे विलुप्त प्रजातियों के बारे में, ठीक है। तो बेटा विलुप्त प्रजातियां यानी कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते हैं वो कैसी प्रजातियां थी? तो बच्चों, हमारी जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो कई सैकड़ों साल पहले बनी है ना, बहुत 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 सालों पहले बनी है। तो उस समय से अब तक बहुत सारी प्रजातियां जो है भूमि पर आए और गए। और विलुप्त प्रजातियां वे हैं जो पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गई, यानी कि अभी कुछ ऐसे प्रजातियां जो अभी हमें भूमि पर नजर नहीं आते हैं। ओके, तो वे क्या हो गए हैं? पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गई है। ऐसा प्राकृतिक कारणों या मानवीय गतिविधियों जैसे आवास विनाश और शिकार के कारण हो सकता है। तो देखो, ये जो विलुप्त प्रजातियां हैं, विलुप्त प्रजातियां कैसे गई हैं इस भूमि से? या तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जैसे कि प्राकृतिक कारण रहे, जैसे कि आपने डायनासोर्स के बारे में सुना होगा, है ना बच्चों? है, तो वो अभी हमारे भूमि पर नहीं है। तो आपने उनके बारे में सुना है लेकिन आपने उनको देखा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रजातियां हैं जो क्या नहीं है, अभी पूरी तरह से पृथ्वी से जा चुके हैं। तो उनका कारण कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, फिर और सूखा होना। तो इन सभी के कारण हो सकता है। और मानवीय गतिविधियां जैसे कि आवास विनाश और शिकार के कारण भी बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई है, या फिर आगे आने वाले वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी। तो इसके कुछ उदाहरण आप याद रखिए। उदाहरणों में है यात्री कबूतर, जिसे हम मैसेंजर पिजिन कहते हैं, डोडो पक्षी, ओके, ऊनी मैमथ यानी कि वूली मैमथ, ये आपने शायद से चित्रों में या कार्टूनों में देखा होगा। तो ये सभी जो है ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है भूमि पर। अब इनके नामो निशान एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सभी जो प्रजातियां हैं इन्हें हम विलुप्त प्रजातियां या एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो ऐसे कुछ प्रजातियां जो भूमि पर अभी नहीं है उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज या विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ओके, अगला है संकटापन प्रजातियां या लुप्त प्राय प्रजातियां। देखो बच्चों, दोनों एक ही है, संकटापन प्रजातियां या लुप्त प्राय जो है प्रजातियां। कुछ ऐसे स्पीशीज जो कैसे हैं, संकटापन अवस्था में है, लुप्त प्राय होने वाले हैं, तो इनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या कहते हैं बच्चे इसको हम? एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, अब ये क्या जीव जंतु है, ये कौन कौन से जीव जंतु है जो संकटग्रस्त अवस्था में है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो संकटापन प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज देखें हम लोग। चलिए,
तो बच्चों, लुप्तप्राय प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे आबादियां हैं जो कम संख्या या आवास विनाश के कारण विलुप्त होने के खतरे में है। ओके। तो क्या है लुप्तप्राय प्रजातियां बच्चों? लुप्तप्राय प्रजातियां या संकटापन्न प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिसमें पेड़ पौधे सभी आते हैं जो कम संख्या में है, हमारी भूमि पर अब है, वे एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। अब इनके कम होने का कारण क्या है? आवास विनाश के कारण, है ना, मनुष्यों के शिकार के कारण, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे हम, तो ये कुछ ही वर्षों में क्या हो जाएंगे? ये विलुप्त हो सकते हैं, विलुप्त होने के खतरे में है। तो आपको पता लगे कि लुप्तप्राय प्रजातियां क्या होती हैं। ओके। अब उदाहरण की बात हम करें तो उदाहरणों में बाघ, नीली व्हेल और एशियाई शेर शामिल है। ओके। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो उनके उदाहरण है बाघ, नीली व्हेल, एशियाई शेर आदि। देखो एशियाई शेर का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ये सभी किस में आते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। अब देखो बेटा, बाघ भी जो है इसी में आता है। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए क्या बनाया है? एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना कहते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एक एवं संवर्धन करना है। क्या करना है? बाघों का संरक्षण करना है ताकि ये विलुप्त ना हो जाए। क्यों? ओके। तो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जितने भी संकटापन्न प्रजातियां हैं या लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, उन सबको संरक्षण करने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत ज्यादा परियोजनाएं बनाए हैं। उसमें से एक उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर। ओके। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम संकटापन जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम संकटापन जंतु कहते हैं, या संकटापन प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या, वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, तो क्या है बच्चों, उनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से, यानी कि एक पॉपुलेशन होता है जो, उससे अगर बिल्कुल उसके स्तर से अगर वो कम हो जाता है तो विलुप्त होने के चांसेस हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संकटापन जंतु जंतु जो है कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। लुप्तप्राय प्रजातियां क्या है, पहले तो आप डेफिनेशन को याद रखेंगे, उसके बाद उदाहरण के तौर पर आप क्या क्या याद रखेंगे? बाघ, नीली व्हेल, एशियाई शेर वगैरह। ओके। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी आपने याद रखना है। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? जो भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? हमारे देश में बाघों की संरक्षण करना है। ठीक है। उनका उत्तरजीविता और संवर्धन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास संवेदनशील प्रजातियां। क्या है? संवेदनशील प्रजातियां। क्या है ये संवेदनशील प्रजातियां? संवेदनशील प्रजातियां यानी कि सेंसिटिव स्पीशीज। क्या कहा जाता है इनको? हम कहते हैं सेंसिटिव स्पीशीज। ओके। सेंसिटिव स्पीशीज या संवेदनशील प्रजातियां। अब ये क्या होते हैं बच्चों? देखे जरा हम लोग, चलिए देखते हैं। तो बेटा संवेदनशील प्रजातियां क्या होती हैं, देखते हैं हम लोग। तो संवेदनशील प्रजातियां जब तक उनकी परिस्थितियां नहीं सुधरती, लुप्तप्राय होने का खतरा झेल रही हैं। तो कुछ ऐसे जो है प्रजातियां हैं जो, अगर उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो आवास व्यवस्था है वगैरह अगर नहीं सुधरती है ना, तो क्या हो सकता है? वो लुप्तप्राय होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम कहते हैं IUCN, द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो उनका नाम जो है नोट करके रखा हुआ है, उनकी प्रजातियों को पहचाना हुआ है। तो यहाँ पर एक जो है एक संघ है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहते हैं बेटा, उसको हम IUCN के नाम से जानते हैं। उसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के कंजर्वेशन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए इस जो है संघ का निर्माण हुआ है या इसका संगठन हुआ है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, जो संवेदनशील प्रजातियां हैं उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए, अगर उनकी परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी तो क्या होगा, वो वे क्या हो सकती है, लुप्तप्राय हो सकती हैं। अब उदाहरणों के तौर पर अफ्रीकी हाथी, नीलगिरी लंगूर और विशाल पांडा, ये सभी उनमें शामिल हैं। तो आपने अफ्रीकी हाथी के चित्र को देखा होगा या फिर कई बच्चों ने देखा भी होगा ओरिजिनल में। ओके, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अफ्रीकी हाथी को देखा आपने, हमारे जो इंडियन एलिफेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर जो है अलग होता है। देखा आपने इनके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो आप देख सकते हो। अब देखो नीलगिरी लंगूर, ये भी जो है क्या हो रहे हैं, जो है अगर इनकी परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी तो ये लुप्तप्राय प्रजातियों के बीच में आ जाएंगी। विशाल पांडा, ये भी क्या है, एक संवेदनशील प्रजाति है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई सभी को, क्या है संवेदनशील प्रजातियां। एक और बात देख लेते हैं। संवेदनशील प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनकी परिस्थितियां अगर नहीं सुधरी, जिनका आवास में अगर प्रॉपरली हमने ध्यान नहीं दिया, तो वे क्या हो सकते हैं बेटा, लुप्त प्राय होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और इसी के लिए इनका नाम जो है किसमें दिया हुआ है, IUCN। IUCN क्या है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहते हैं। ओके, उसमें वर्गीकृत किया गया है। अब उदाहरणों के तौर पर अफ्रीकी हाथी, नीलगिरी लंगूर और क्या बताया आपको, विशाल पांडा, ये सभी शामिल है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि संवेदनशील प्रजातियां क्या होती हैं। ओके, चलिए बेटा अब हम देखते हैं दुर्लभ प्रजातियां क्या होती है। दुर्लभ प्रजातियां जिन्हें हम रेयर स्पीशीज कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम, रेयर स्पीशीज कहते हैं। ओके, ये क्या है दुर्लभ, आप सोचो दुर्लभ से आपको क्या समझ में आ रहा है, रेयर स्पीशीज कहा है मैंने, है ना। तो क्या होते हैं वे दुर्लभ प्रजातियां, कैसे प्रजातियां होते हैं बेटा, बेटा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्लभ जो प्रजातियां होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जो असामान्य, दुर्लभ या कभी कभार ही पाए जाते हैं। ऐसे एकदम से हम लोग उनको बहुत ज्यादा संख्या में नहीं देखते हैं। उदाहरणों के लिए भूरे बाल भालू और फेनेक लोमड़ी और हॉर्नबिल वगैरह जो है किसमें आते हैं बच्चों, दुर्लभ प्रजातियों में आते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को। ओके, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो दुर्लभ प्रजातियों के बारे में भी आपको जानकारी दे दी मैंने। चलिए बेटा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखते हैं। तो हमने ये सभी जो है जितनी भी जो प्रजातियां हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। एक और बार जरा दोहरा देती हूँ। इसमें आता है स्थानिक प्रजातियों के बारे में, तो आपको बता ही दिया। विलुप्त विलुप्त प्रजातियां जिसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। संकटापन्न प्रजातियां या लुप्त प्राय प्रजातियां एंडेंजर्ड स्पीशीज है। संवेदनशील प्रजातियां सेंसिटिव स्पीशीज है। और दुर्लभ प्रजातियां जो है, जो रेयर स्पीशीज है, बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही दुर्लभ रूप से ये पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन जो है हर कहीं पाई नहीं जाती है। ओके, अब बच्चे अब एक और जो है आपके इस चैप्टर में एक टर्म दिया हुआ है जिसका जो है वो है पारितंत्र। ओके, पारितंत्र, ये पारितंत्र जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है।
तो बच्चे पारितंत्र का जो डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो हम उसे कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे, ठीक है, सभी पेड़ पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, देखो इसमें सब आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के या एक पर्टिकुलर जो जगह है उसकी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आते हैं बेटा, उसमें पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, ओके, और क्या आता है, पेड़ पौधा आता है, और उसमें बाकी जो प्राणियां होते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं ना, प्राणी या सूक्ष्म जीव जो बोलते हैं हम लोग, प्राणी, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव। और वही नहीं, उसमें बहुत सारे अजैव घटक क्या होते हैं बेटा, अजैव घटक क्या होते हैं, अजैव घटक, कोई बता सकता है मुझे, अजैव घटक, अजैव घटक क्या होते हैं, अजैव घटक यानी कि जब हम एक जगह को लेते हैं तो उस जगह में बहुत सारे जो है सजीव होते हैं, है ना, जिन्हें हम जैव घटक कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम, जैव, जिसे हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं बच्चों। जैव घटक भी होते हैं और अजैव घटक भी होते हैं। जैव घटक जो बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, और अजैव घटक यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैव घटक में तो आप सबको पता है, जीव जंतु, प्राणी, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे सब आते हैं जो सजीव है। और अजैव घटक कैसे होते हैं बच्चों, जो जीवित नहीं है, यानी कि जीव अवस्था में, सजीव अवस्था में नहीं है, जैसे कि जलवायु है, भूमि है ना, मिट्टी है, नदी है, डेल्टा है, ये सभी किस में आता है, अजैव घटक में आता है। तो इकोसिस्टम किनसे बना हुआ है, इकोसिस्टम को हम कैसे बोल सकते हैं, जितने भी जैव घटक हैं और जितने भी अजैव घटक है, इन सब से मिलकर क्या बना होता है, क्या बना होता है, पारितंत्र का निर्माण करती है या इकोसिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है। तो अंग्रेजी में अगर हम बोले इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in a particular area along with all the abiotic factors और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना, जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर्स है, ये सभी इसमें किसमें आते हैं, अजैव घटक में आ जाता है। तो इन सब से मिलकर क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बनता है। ओके, अब देखो, अगला एक और टर्म है इससे कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ, अगला अगला जो टर्म है वो है रेड डेटा पुस्तक। क्या है, रेड डेटा पुस्तक। अब ये रेड डेटा पुस्तक क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, ये कैसी पुस्तक होती है, क्या ये लाल रंग की एक किताब होती है क्या, कैसी किताब होती है रेड डेटा बुक, वो भी किससे जुड़ा होता है आप सोच सकते हो, बिल्कुल सही, जो पेड़ पौधे हैं और जो जंतु हैं उन इनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है वो, ओके। तो चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आई होप सबने ये नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं रेड डेटा पुस्तक की। रेड डेटा पुस्तक, ओके। अब ये रेड डेटा पुस्तक, अंग्रेजी में भी लिख देती हूँ, रेड डेटा बुक। अब ये अब तक क्या है बच्चों, देखो, जितने भी संकटापन स्पीशीज है, हमने जैसे कि अभी बताया आपको, संकटापन स्पीशीज क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, तो जितने भी संकटापन, संकटापन प्रजातियां या स्पीशीज,
ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज या संकटापन प्रजातियां, जितने भी संकटापन प्रजातियां हैं उनका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है इस पुस्तक में। ये क्या है बेटा? संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड है। यानी कि कौन कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो एंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने के चांसेस ज्यादा है। तो बच्चों ये जो रिकॉर्ड है इसमें सभी आते हैं। अब उसमें पौधे आते हैं, फिर जंतुएं आते हैं, जंतुएं आते हैं, और भी जो प्राणी जगत के अन्य जो जीव है वे सब भी आते हैं। ओके, और ये जो है इसको जो है एक रिकॉर्ड इसका रखा जाता है। और इससे क्या होता है, ये आप कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल कर देखने पर आपको कैसे निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन में ये अवेलेबल है, तो इसका रिकॉर्ड जो है हम लोग उसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन सी जातियां जो है वो संकटापन प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो आज बच्चों हमने क्या क्या बातें की? बहुत सारी बातें की हमने, है ना। संवेदनशील प्रजातियों के बारे में, सेंसिटिव स्पीशीज क्या है उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। विलुप्त प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा जिनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको बताए वो याद रखना है आपको। संकटापन जंतुओं की या संकटापन प्रजातियों के बारे में बात की, और रेयर स्पीशीज के बारे में भी, दुर्लभ प्रजातियों के बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी जो है वो प्राप्त कर ली है। अब बेटा ये सभी क्यों बनाए गए हैं, ये सारे जितने भी नियम है या नीतियां हैं, ये सब क्यों बनाए गए हैं? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हमने बात की है। प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत सरकार ने परियोजना बनाई है, किसके संरक्षण के लिए बनाई है? ये बाघों की संरक्षण के लिए बनाई है ना। बाघ संरक्षण के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि वे भी क्या हो रहे हैं, संकटापन प्रजातियों के अंदर आते हैं। तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का परियोजना को जो है सरकार ने जो है निकाला है, जिससे कि बाघों का संरक्षण, उनकी पारिस्थितिक संरक्षण, उनके जीव जगत में जितने भी जो जीव है जो संकटापन अवस्था में है उन सबकी संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार ने नए नए नीतियां और नियम बनाए हैं। तो ये सभी पेड़ पौधे या फिर जो प्रजातियां हैं जो बहुत जल्दी ही लुप्त हो सकते हैं उन सब के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ओके, अब देखो बेटा, प्रवास क्या होता है? प्रवास, प्रवास आप सब जानते हैं क्या होता है। तो जलवायु के परिवर्तन के कारण कभी कभी क्या होता है, जिसे प्रवास, पता है क्या होता है प्रवास? यानी कि माइग्रेशन कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ओके, प्रवास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जलवायु में परिवर्तन जब होता है तो उसके कारण जो है पक्षी जो है, आपने देखे होंगे या फिर सुने भी होंगे, जो बहुत सारे पक्षियां जो है वो क्या करते हैं, वो हर वर्ष जो है एक जगह से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक उड़कर जाते हैं, है ना। और वहां पर वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्योंकि उनका जो मूल आवास होता है वो बहुत ही शीत होता है या गर्म होता है, तो वो जलवायु जो है, सॉरी, तो वो जो जलवायु है वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है उनके बच्चों का उन देखभाल करने के लिए या उनके उनको अंडे देने के लिए। उन सब में वो जो जगह है जिनका मूल आवास जहां पर है, देखो मूल आवास यानी कि उनका जो बेसिक हैबिटेट है, ठीक है, जो जहां पर वे रहते हैं, उस मूल आवास से वे क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, अलग क्षेत्र में, ठीक है, अलग क्षेत्र में।
वो क्या करते हैं, उड़कर अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, जलवायु का परिवर्तन है ना, या फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होने से भी क्या हो जाता है, ये पक्षियां क्या करते हैं, ये जो है उस जगह को छोड़कर, और खाने के तलाश में भी कई जगह ऐसे होते हैं जो उनका मूल आवास होता है वहां पर उनको प्रॉपर जो है उनका जो भोजन है उन्हें प्राप्त नहीं होता, वे क्या करते हैं, उस जगह से दूसरी जगह में क्या करते हैं, जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं प्रवास। तो बहुत शीत हो, बहुत गर्मी हो, या फिर उनको भोजन की प्राप्ति ना हो, तो वे उड़कर क्या करते हैं, दूसरी जगह पर बहुत लंबी यात्रा करने के बाद दूसरी जगह पर या दूसरे क्षेत्रों में पहुंचते हैं। और ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं, और जंतुओं को प्रवासी जंतु कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया है सभी को। चलिए, अब एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है बेटा, अब वो अगले क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।